नमस्कार। और सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया मेरे वीडियो को। और मेरा वीडियो दो चीज़ों पे आधारित है। एक है साइकोलॉजी, दूसरा है नॉलेज। कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही मैं बताता हूँ, क्योंकि एक आम आदमी जो इसमें इन्वॉल्व होता है ट्रेडिंग में, उसका जो पर्पस होता है वो होता है कि मेरे पास पूंजी कम है और उससे मैं क्या पैसा ज़्यादा कमा सकता हूँ। लेकिन क्या है कि ये पूरा मार्केट बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। टेक्निकल फैक्टर का बोलने का मतलब सिर्फ ये होता है सरलता से कि कई बातों पे निर्भर करता है, राइट। कई बातों पे निर्भर करने का मतलब ये होता है कि हमें यहाँ पे ये गैस करना पड़ता है, राइट, कि डेटा में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्यों वो चेंजेस हैं, उसकी रीजनिंग क्या है और उसके पीछे का डेटा क्या हो सकता है। तो हम उसको जाके टेस्ट करते हैं और उसके बाद वैलिडेट करते हैं कि यार ये रीज़न शायद ये है, राइट। हम उस रीज़न के बेसिस पे एक ट्रेड को जो है प्ले करते हैं, और ट्रेड को प्ले करते वक्त हम ये भी मान के चलते हैं कि लॉस हुआ तो क्या होगा, राइट। ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मेरे को चार्ट पता है, कैंडल स्टिक की चार्ट पता है, मुझे इंडिकेटर्स पता हैं, मुझे वेटेड एवरेज क्लियर है, अब मैंने बहुत सारे चीज़ें समझ ली, मेरे को डेल्टा पता है, मुझे थीटा पता है, मुझे वेगा पता है, राइट। अब आप भी जानते हैं ये वर्ड्स और ये नॉलेज जो है वो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है। अब ऐसे में आप सीधे प्लेटफॉर्म पे जाके एक ट्रेड करना चाहते हैं, राइट, और उस ट्रेड में आप कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को प्ले करना चाहते हैं, राइट। अब सवाल ये है कि आ, आप जितने नॉलेज वाले वीडियोस देख रहे हैं और जितने नॉलेज वाले लोग देख रहे हैं इंक्लूडिंग मी, क्या आपको लग रहा है कि हम सब बहुत बड़े प्रॉफिट में हैं? तो ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग से, जैसा कि मैं फिर आपको पुराना अपना वीडियो रिव्यू करता हूँ, मैंने पुराने रिव्यू में ऐसे ही फॉर्मेट बनाया था और उसमें आपसे बोला था ये कि ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो कैसे क्रिएट हुआ और ये पूरा मैकेनिज़्म जो है वो कैसे चलता है, राइट। और ये मैकेनिज़्म जो चलता है उसमें जो सेलर का पार्टिसिपेशन है वो क्या है और जो बायर का पार्टिसिपेशन है वो क्या है और वो क्यों है, उसको क्यों लालच आता है कम पूंजी में ज़्यादा पैसा कमाना। और आज मैं ये अपना लेक्चर और सेशन लेके इसलिए आया हूँ क्योंकि अब आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा होने वाला है, मतलब 75 का लॉट हो गया है निफ्टी में, राइट। बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी हो गई है, तो बैंक निफ्टी में जो प्रीमियम है वो बहुत हाई है, राइट। अब ऐसे में अगर आपने कुछ जो फैक्टर्स हैं या कुछ जो टर्मोलॉजी है, राइट, वो अगर आपने नहीं समझी तो आपका विज़न क्रिएट नहीं हो पाएगा, राइट। आपने अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अकाउंट खोले हैं, उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में सब तरीके की इंफॉर्मेशंस हैं, लेकिन ये पॉसिबल तो है नहीं कि सब तरीके की इंफॉर्मेशन आप समझ सकें। तो इसमें एक्सक्लूसिवली ट्रेडिंग के बेसिस पे कोई वेल्थ क्रिएट करना हो या कोई मंथली साइड इनकम जनरेट करना हो, उसमें मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, क्योंकि एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग मतलब हो गया है कि बेसलेस वर्किंग, मतलब आप ट्रेडिंग कर क्यों रहे हैं, राइट। आप वो सट्टा खेल क्यों रहे हैं, उसका कोई रीज़न होना चाहिए। मैं आज जो सेशन लूँगा आपका बायर पे ही बेस्ड रहेगा, उसमें कुछ टेक्निकल फैक्टर्स और रीजंस भी बताने की कोशिश करूँगा। बहुत जनरलाइज वे में आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम वैसे भी बहुत सारी चीज़ों में ऑक्यूपाइड रहते हैं, बहुत सारी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो हम उनको फुलफ़िल करने में हमारा दिमाग डाइवर्ट रहता है। हम एक्सक्लूसिवली ट्रेडिंग करने नहीं बैठे होते हैं। और जो लोग एक्सक्लूसिवली ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उनके पास नॉलेज है, टेक्निक्स है, टीम्स हैं, टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं और बहुत सारा कैपिटल है। मतलब लाइक मान के चलिए कि अगर आपको हैज करना है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ शॉर्ट में आप समझने की कोशिश की, मान के चलिए कि किसी ने आपको सजेस्ट किया किसी वीडियो में कि आप जो है ओवरनाइट कोई पोजीशन लेके जाएं, तो एक बाय खरीद लें और बाय में अगर उसका आप थीटा देखें उसके हिसाब से आप देख लें तो एक सेल आप
खरीद सकते हैं, ठीक, एक सेल कर सकते हैं लॉट। तो उससे क्या होगा कि जो प्रीमियम है वो यहाँ बुक हो जाएगा आपका प्रॉफिट का, और यहाँ पे नेक्स्ट डे जो थीटा लग जाएगा, राइट, और वो थीटा से जो आपका नेक्स्ट डे, मतलब टाइम डीके का लिए थीटा होता है, तो नेक्स्ट डे जो है जो उसका 20 से 25 रुपये या 30 रुपये या 15 रुपये भी टूटेगा, मार्केट अगर एक ही जगह पे स्टैंड करता है, तो ये प्रीमियम आपको मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। लेकिन सवाल ये कि अगर ऐसी स्ट्रेटेजी अगर आप बनाते हैं, मतलब वो ज़्यादातर आपने वीडियोस में देखा होगा बुल बियर स्ट्रेटेजी, उसके अंदर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपने इसका वैसा वैसा कर दिया, मार्केट नीचे जाएगा तो उसका वैसा वैसा कर दिया। लेकिन इसके अंदर कैपिटल लग रही है आपकी कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए, आपको 1.5 से 2 लाख रुपए कैश इन हैंड रखना पड़ेगा, राइट। अब सवाल है कि ये, क्योंकि मैं बेसिकली जो मेरा सेशन है वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए है, जो ऑब्वियस है अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक ज़रूरत है उसको तो पूरा कर ही रहे हैं, उसके साथ वो ट्रेडिंग में अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्होंने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारा नॉलेज लिया होगा, बहुत सारा ट्राई भी किया होगा, लेकिन जो फैक्ट है वो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। जो सेबी बोलता है, एज पर सेबी बहुत क्लियर है कि 97% लोग जो हैं वो लॉस करते हैं, राइट, 3% लोग जो हैं वो ही प्रॉफिट करते हैं। अब हम इस फैक्ट को डिनाई तो कर नहीं सकते, हम इस फैक्ट को भी डिनाई नहीं कर सकते कि भाई इतने करोड़ रुपए जो है वो लॉस हुआ है पब्लिक का, हम इसको भी डिनाई नहीं कर सकते। फिर मेरे पिछले वीडियो जरूर देखिए, अगर आपने नहीं देखा हो तो मैंने राइटर्स का जो मोटो है वो बताया आपको, जो इसका पर्पस है, भाई राइटर्स क्यों एक्चुअली में कौन होता है और वो कैसे प्लेटफॉर्म को क्रिएट करता है, ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, राइट। तो ये आप एक बार और रिव्यू कर लीजिएगा, ये बातें मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब सवाल ये उठता है कि जो मैं आज बताने वाला हूँ वो है अल्टीमेटली एक कम कैपिटल में आप ट्रेडिंग में अगर घुसना चाहते हैं तो विदाउट पोर्टफोलियो मत घुसिए, राइट, विदाउट पोर्टफोलियो डोंट एंटर, आप बिल्कुल एंटर नहीं कीजिए, ठीक है, विदाउट पोर्टफोलियो आप एंटर नहीं कीजिए। अब सवाल है कि विदाउट पोर्टफोलियो नहीं करें तो आप क्या करें, राइट। अब आपने कहा मेरे पास 2 से 3 लाख रुपए अभी आज हैं, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है उसमें। आप 2 से 3 लाख से अपना एक ट्रेडिंग बिजनेस भी क्रिएट करना चाहते हैं। अब मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ट्रेडिंग जो आप कर रहे हैं, राइट, उसका पर्पस क्या है ये मुझे समझाइए। उसका पर्पस है प्रॉफिट, ठीक है, तो क्या आपको नॉलेज है, क्या आपके पास इंफॉर्मेशंस हैं, और क्या आपके पास टेक्निकल टूल्स हैं, मतलब सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर ये तीनों चीज़ों को गेन करेंगे ना, तो तीनों चीज़ों को गेन करने में आपको 5 लाख रुपए लग जाएंगे। सॉफ्टवेयर की जो सेल्स बेस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, अगर आप उनको लोगे तो उनको पढ़ना, समझना, करना। दूसरा इसमें लगेगा आपका कम से कम 10 लाख रुपए का टाइम, राइट, मतलब 5 साल आपको अपने देने पड़ेंगे, और 5 साल बाद आप इस पोजीशन पे आएंगे जहां आप ये कह सकते हो कि मैं ट्रेडिंग का जो मेरा पर्पस था वो प्रॉफिट था। ये फैक्ट है, आप करके देख लीजिएगा। आप उन लकी लोगों को छोड़ दिए जो जहाँ भी फेंकते हैं पैसा वो उनको डबल होके आ जाता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। अब सवाल होता है कि क्योंकि इतनी ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या ट्रेडिंग के बारे में इतनी जनरलाइज हो गई है और इतने सारे ऐप आ गए हैं कि वो बहुत इजीली लोगों को दिखने लगा है कि कुछ करके देखते हैं, कुछ लगा के देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या नहीं होगा। ऐसे में मतलब करोड़ों लोग लग जाते हैं, और उसका बेनिफिट एक राइटर आराम से निकालना जानता है। वो भी मैंने आपको बताया था कि कैसे वो निकालना जानता है। अब हम टर्मोलॉजी की बात करें तो मैं बहुत कॉमन सी टर्मोलॉजीज़ आपको रिव्यू करा लेता हूँ, ताकि जब मैं अपना लेक्चर बोलूँ तो उसमें बार बार वो टर्म्स आए तो उसको कनेक्ट कर सकें आप, राइट। और बाकी तो आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं मार्केट में, उससे भी आपने काफ़ी कुछ समझा होगा। अब सवाल ये उठता है कि जो मैंने आपको यहाँ पे बात बताई कि आप प्रॉफिट करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग से, राइट। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि
कि आप जो है पोर्टफोलियो बिल्ड करें। ठीक है, पोर्टफोलियो बिल्ड करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है हेजिंग की। ठीक है, हेजिंग का मतलब मैंने आपको समझाया था कि इस पोर्टफोलियो में जो आपने स्क्रिप्ट ले रखी है, ठीक है, उन स्क्रिप्ट्स का इंश्योरेंस कि अगर मार्केट नीचे गया तो क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर गया तो क्या होगा। लेकिन यहां जो आपने अपने 3 लाख रुपए लगाए हैं वो आपका एक इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका एक पोर्टफोलियो बन गया। अब सवाल ये है कि आप 5 लाख रुपए लेके भी आए अगर, तो 2 लाख रुपए आपके पास बचे। अब 2 लाख रुपए से आप ये कहते हो मैं ट्रेडिंग करूंगा, लेकिन मैं इसको हेज करके करूंगा। इसको हेज करने का मतलब ये हो गया कि मैं पहले इंडेक्स से समझूं कि जो मेरी स्क्रिप्ट्स हैं ये वाली, राइट, इनका इंडेक्स में वेटेज क्या है। ठीक है, अब इनमें वेटेज क्या निकालने के लिए ऑलरेडी आप वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे जाइए, किसी भी सर्च करिए कि इंडेक्स का वेटेज दे दे भैया। तो अगर मान के चलो कि निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 का आपको बता देगा कि HDFC का कितना है, रिलायंस का कितना है, आपका ICICI बैंक का कितना है, महिंद्रा कितना है, तो वो पूरा आपको बता देगा कि इसका क्या वेटेज है। अब इससे क्या होगा, एक साइकोलॉजी आपकी क्रिएट हो जाएगी, राइट। अब आपकी एक साइकोलॉजी ये क्रिएट हो जाएगी कि आपका एक क्लियर हो जाएगा कि यार ये जो मैं कर रहा हूं या जो मार्केट में अप एंड डाउन हो रहे हैं वो एक्चुअली क्या हो रहा है। मतलब हमें ये नहीं समझना किस डायरेक्शन में जा रहा है, अभी हम उतने एक्सपर्ट नहीं हुए, लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है ये समझना है। जब हमारे पास ये नॉलेज होगी कि भाई कोई सेलर है वो हेज कर रहा है, कोई बायर है वो स्पेकुलेट कर रहा है ना। अब सवाल ये उठता है कि ये जो आप करेंगे, पोर्टफोलियो बिल्ड कर ही लिया आपने, ठीक है, अब आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो गया, आपकी स्क्रिप्ट भी आपको पता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब मेरा ऐसा कहना है कि पहले तो पोर्टफोलियो जो आप बिल्ड करोगे वो आप कौन से प्लेटफॉर्म पे करोगे। मेरा जो सजेशन है वो है HDFC और ICICI बैंक। क्लियर है, मतलब सिक्योरिटीज, राइट, ICICI। अब इनका ICICI डायरेक्ट है, इनका कुछ और है, राइट। तो उसमें आप अपना पोर्टफोलियो डीमैट अकाउंट के माध्यम से एक खोल लीजिए और मेरे कहने पे 3 लाख रुपए का एक पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए, जिसमें आपका बैंक हो, जिसमें आपके ऑटोमोबाइल्स हो, जिसमें आपके इंश्योरेंस हो। ये भी मैं आपको आने वाले वीडियो पे है, मेरे पास अभी सब्सक्रिप्शन बहुत कम है और ये सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो मैं ये पूरी स्ट्रेटेजी आपको एक एक करके बताऊंगा कि सेक्टर वाइज आप कैसे चलें। बैंकिंग सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, तो हर वक्त के हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं। फिर इसको ऑपरेट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई प्रॉफिट बुक करके आप स्विच करिए या लॉस बुक करके स्विच करिए, या इस पर स्टॉप लॉस कैसे रखिए, या 6 मंथ है या 12 मंथ का आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म है तो आप कैसे रखिए, राइट। इसमें पोर्टफोलियो बिल्टअप करने में आपके चार्जेस लगते हैं, ठीक है, नॉर्मल से चार्जेस हो गए, तो वो चार्जेस के साथ आपकी इसकी कॉस्टिंग आ जाती है कि भाई मैंने कोई चीज़ मान के चलो कि आप मान के चलो रिलायंस है। अब रिलायंस जो है वो 1200 कुछ चल रहा है और 1274 में आपने परचेस किया तो वो आपको 1285 का पड़ा, राइट। उस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन अगर इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हो तो वो सब चीज़ें आजकल अपरेंटली आपको दिख जाती हैं। अब सवाल ये है कि जो मैं आपको टिप दे रहा हूँ वो टिप का मतलब ये हो गया कि ये क्या आप इससे 5 लाख का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, तो यस आप बना सकते हैं। तो पहली स्ट्रेटेजी मेरी ये होगी कि पोर्टफोलियो बिल्डिंग की तरफ हम ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और उसके लिए हमारे पास बैंक के पास है। तो मैं HDFC की बैंक की बात करूं तो एक ई मार्जिन ऑप्शन अवेलेबल सब बैंकों के पास रहता है। ई मार्जिन जो है वो ई मार्जिन में बहुत सारी स्क्रिप्ट हैं जिसमें बैंक जो है, राइट,
वो भी कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर है? तो बैंक नॉर्मली देखा जाए तो रेशो होता है कि बैंक आपका 65% बैंक कंट्रीब्यूट करता है और आप जो है 35% तक, 30 to 45% मान लीजिए, और इसको आप 60% मान लीजिए। ठीक है, इतना कंट्रीब्यूट बैंक कर देता है। इससे आपका पोर्टफोलियो 3 लाख रुपए का इतने बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि मैं अभी आपको कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, देखिए, कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्यों करना है, या मैं कोई आपको टिप दे रहा हूँ कि आप ऐसा करेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे। मेरा डिस्क्लेमर है कि मैं यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज, साइकोलॉजी और इसकी डिटेलिंग और इनमें कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आपको एज ए सीमित अपने पैसे के साथ किस तरीके से एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए और उसको मैनेज कैसे करना चाहिए। तो मैंने HDFC का ई मार्जिन ऑप्शन आपको बताया अभी। अब आप क्या करिए, HDFC के ई मार्जिन में आपने ये चीज़ समझ ली जाके। आजकल तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं हर चीज़ आपको यहाँ बताऊँ, आपको दे दिया मैंने रास्ता, अब आप खुद बाकी चीज़ें खुद ही कर लेते हैं, आजकल सब समझदार हैं। अब क्या हो गया कि आपका ई मार्जिन में एक चार्जेस लगता है, राइट? तो हो सकता है वो चार्जेस 50 रुपीज़ पर लैख और पर डे हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि महीने भर में आपको 1 लाख पे 1500 रुपये का खर्चा आएगा। ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, बैंक की क्या स्कीम है वो आप बैंक से पता कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ क्या होगी? बेसिक चीज़ ये होगी समझाने की कि जो हमारा फाउंडेशन है वो हम किस पे रखें, है ना? तो हम तो यार हिंदुस्तानी, हमारा फाउंडेशन तो सॉलिड चीज़ों पे होता है। तो हम कैसे एक ट्रेडिंग पे या सट्टेबाजी पे जा सकते हैं विदाउट एनी बेस? तो मैंने पोर्टफोलियो बिल्डिंग की इसलिए आपसे बात करी। तो हम ई मार्जिन से अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड करेंगे, पोर्टफोलियो बिल्डिंग। अब सवाल ये होता है कि ई मार्जिन में पोर्टफोलियो बिल्डिंग करने के साथ साथ खर्चा भी बता दिया मैंने आपको। अब आप इसको मैनेज कैसे करेंगे? ठीक है, तो सर्कमटेंशियल चीज़ें बहुत सारी होती हैं। ठीक है, अब ई मार्जिन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मैं और स्पष्ट करता हूँ, उसको थोड़ा जगह का वो है। तो मैं आपको अभी मैंने आपसे पोर्टफोलियो बिल्डिंग की बात करी, राइट? और मैंने आपसे कहा उसको हम ई मार्जिन से भी कर सकते हैं। ठीक है, ई मार्जिन मैंने आपको बता दिया कि ई मार्जिन में 65% बैंक देती है और 35% आप अपना पैसा लगा सकते हैं और उसके चार्जेस होते हैं। क्लियर है? अब सवाल है कि आपने इसको ले आए। ठीक है, अब आपका पोर्टफोलियो बन गया, स्क्रिप्ट 1, स्क्रिप्ट 2, स्क्रिप्ट 3, स्क्रिप्ट 4, स्क्रिप्ट 5, ये क्वांटिटी आ गई, ये रेट आ गया और ये इसके अमाउंट आ गया। टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 5 लाख का, मान के चलिए। अब ये इन्वेस्टमेंट आपने करके रख लिया। अब इस पैसे की आपको ज़रूरत है या नहीं है वो आपका अपना पर्सनल वो है, लेकिन ये आपके पास लिक्विड फंड है। लिक्विड फंड मैं क्यों बोलता हूँ? जिसको इजीली और कभी भी आप रियलाइज़ कर सकें। लेकिन हो सकता है ये लॉस में चले जाए, हो सकता है ये 5 लाख का जो है एकदम मार्केट गिर जाए और 4,70,000 हो जाए। लेकिन क्या सबस्क्रिप्ट में ऐसा होगा? तो नहीं होता है ज़्यादातर, राइट? बहुत बड़ा कोई डिजास्टर हो जाए तो वो तो पूरा देश ही डूब गया ना, वो तो पूरे देश के मार्केट ही डूब गए, सभी देश के। तो वो सर्कमस्टांसेस हम छोड़ दें। लेकिन एक हम जो सिस्टमेटिक रिस्क लेके चलते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब ये होता है कि जो चीज़ का अनुमान हम लगा सकते हैं उसको हम सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। कि मान के चले क्रूड ऑयल बढ़ गया, ये हमें पता है बढ़ सकता है। मान के चले कि वॉर के सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, वो बढ़ गया, तो ये भी हमें पता रहता है। हमारे रुपये की डेवैल्यूएशन, हमारे गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट, सेक्टर वाइज मान के चलिए स्टील महंगा हो गया, सस्ता हो गया, ऐसे कई चीज़ें जिसको हम सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं कि वो रिस्क हमें पता है कि वो रिस्क होते हैं। तो ये आपको आम जनता को ये बताना चाह रहा हूँ कि वो रिस्क को आप लेके चलिए। ठीक है, अब सवाल ये कि वो 4,70,000 का रह गया। अब आप क्या करोगे? अब आपका क्या होगा, इसके अंदर मार्जिन टिगर करेगा। क्या करेगा? मार्जिन टिगर। अब मार्जिन टिगर में क्या होता है? ये होता है कि जो पैसा आपने यहाँ पे 35% लगाया था, क्योंकि ये पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन -30,000 से नीचे आ गई है, राइट? तो इसका एक पोर्शन का हो सकता है 2,000 या 2,500 रुपये आपको और जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, अब 2,500 रुपये जमा किए हैं आपने और यहाँ पे क्या पोजीशन आ रही है?
यहाँ पे ये पोजीशन आ रही है कि एक मान के चलिए 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है ना। तो 5 लाख में मैं इसको इजी करता हूँ, 5 लाख में 60 और 40 कर देता हूँ ताकि मेरी ट्रेडिंग समझाने में आसानी हो जाए। तो 5 लाख, ठीक है, 5 लाख का 60% कितना होगा, ठीक है, ये काट दिया मैंने। उसके बाद ये आपका 10 पंजे, ठीक है, 50,000 ये काट दिया, तो कितना हुआ 50,000 इंटू 6, ठीक है, 0 0 0 और ये 0 और ये 30। तो क्या हो गया कि 3 लाख रुपए बैंक ने लगा दिए, 2 लाख रुपए आपने लगा दिए, ठीक है, हो गया कितने का 5 लाख का। अब सवाल ये उठता है कि बैंक ने 3 लाख रुपए लगाए थे, आपके 2 लाख लगे थे, लेकिन वैल्यू गिर गई, तो बैंक क्या करेगा, ये 30% आपसे और मांगेगा जितनी वैल्यू गिरी हुई है, तो वो 30% 2,500 रुपये और आप लगा दोगे। लेकिन आपके पास जो टोटल मनी है जो इकट्ठा होगा वो क्या था, वो वहाँ पे दिखाएगा कि 5 लाख में आपके 2 लाख लगे थे, राइट। अब आपने 2,500 रुपये और लगा दिए, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे 2,02,500 रुपये दिखेगा, ठीक है। अब 2,02,500 रुपये दिखेगा तो ये आप तो क्लियर है, पैसा आपका पानी में नहीं गया, आपने अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने के लिए पैसा लगाया। तो ये भी तो एक ट्रेडिंग होती है, ये भी तो एक स्पेकुलेशन होता है कि भाई आपको ये मालूम है कि यार मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए खींचना है, उसमें मेरा 2,500 रुपये लग रहे हैं आज, तो मैंने लगा दिए कल फिर 2,500 रुपये लग गए तो और लगा दीजिए। अब सवाल ये उठता है इसके अंदर कि आपने इस तरीके से इसको मेंटेन कर लिया। मैंने इतनी बातों में आपको ई मार्जिन से पोर्टफोलियो बिल्डिंग का पूरा चीज़ बता दी है। बाकी आप बैंकर्स को बुलाइए, वेबसाइट देखिए बैंक की, और वो सब चीज़ें आपको इसमें बता देगा और बहुत आराम से आप एक अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि भाई हमें तो चुल है, हम तो ट्रेडिंग करेंगे, ठीक, करिए आप ट्रेडिंग। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ट्रेडिंग के लिए आप एक नॉमिनल 50,000 से 1 लाख रुपए अलग रख दीजिए, ठीक है। अब आपको पोर्टफोलियो बिल्डिंग हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे अपन आते हैं, आपको करना है ट्रेडिंग, ठीक है। अब ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग में आपका सेल बायर दोनों हैं और आपको समझना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। अब इसमें जो हमारा वो है क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शन बाय ऑप्शन जिसमें ऑप्शन का वो रहता है ना, ऑप्शन चेन, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन चेन की, अब जिसमें क्या होता है ट्रेडिंग में ऑप्शन चेंज, जो ऑप्शन चेंज आप लोग सब देखते हैं उसमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं है। अब ऑप्शन चेंज में क्या है, ऑप्शन चेंज में आपको क्या क्या दिखता है ये भी आपको क्लियर है। अब ऑप्शन चेंज में आपको यहाँ पे कॉल दिखते हैं, यहाँ आपको पुट दिखता है, ठीक है। अब कॉल पुट में आपको यहाँ पूरी चीज़ें दिखती हैं कि भाई ओपन इंटरेस्ट क्या है ना, उसके बाद प्राइस क्या है, ठीक है, फिर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है, क्लियर है। और यहाँ पे कॉमन जो रहता है वो रहता है स्ट्राइक प्राइस, कि किस स्ट्राइक प्राइस पे क्या चल रहा है, 24,500 पे क्या चल रहा है, 24,700 पे क्या चल रहा है, 24,800 पे क्या चल रहा है। और यहाँ पे पुट की भी यही सब रहता है, ओपन इंटरेस्ट रहता है, ये रहता है, IB रहता है, और इसका जो भी चीज़ें रहती है, तो वो सब चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी कि भाई ये एक हमारे पास ऑप्शन चेंज का फॉर्मेट है। अब ऑप्शन चेंज में आप ये चुन लेते हैं, इसकी प्राइस चुन लेते हैं, ना कुछ देखते हैं, ना कुछ समझते हैं, ना आपको ये पता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ना आपको पता है कि उसकी फेयर वैल्यू क्या है, ठीक है, लेकिन आपको ट्रेडिंग करनी है। तो आपको समझना पड़ेगा पहले कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, ठीक है। दूसरा समझना पड़ेगा आपको इसके अंदर कि आपका जो आप खरीद रहे हो, राइट, उसको किस बेसिस पे आप खरीद रहे हो। तो आपको ओपन इंटरेस्ट समझना पड़ेगा, एंड इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट, ये इम्पोर्टेंट है। इसका हमें ये देखना पड़ता है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में पुट और कॉल में क्या मूवमेंट हो रहा है, राइट। तीसरा हो गया आपका वॉलेटिलिटी, ठीक है। अब वॉलेटिलिटी में भी आपको समझना पड़ेगा कि आप विक्स इंडेक्स से देख रहे हैं और इम्प्लाई वॉलेटिलिटी भी देख रहे हैं, ठीक, ये भी आपको समझना पड़ेगा। फिर आपको समझना पड़ेगा कि भाई
इन द मनी क्या होता है, राइट, एट द मनी क्या होता है, और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। ठीक है, फिर ये आप समझोगे इन द मनी, आउट द मनी, फिर आप समझोगे प्राइसिंग। अब प्राइसिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको ही समझना है। आप किसी की कॉपी मत करिए, किसी ने कोई मेथड से प्राइसिंग समझ लिया कि ये फेयर वैल्यू है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये ठीक चल रहा है। अरे भाई, इन सब फैक्टर का इम्पैक्ट पड़ रहा है और होता है वॉल्यूम, राइट। इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है। अब जैसे इसमें क्या होता है कि कई जगह पे आपने देखा होगा जो ग्रीक यूज़ होता है, उसमें मैं आपको जो बता देता हूँ, उसमें आप अपना डेल्टा पकड़ लीजिए और आप थीटा पकड़ लीजिए। ठीक है, डेल्टा थीटा, थीटा होता है टाइम डिके, मतलब टाइम होता है, और डेल्टा होता है प्राइसिंग, चेंज इन प्राइसिंग। ठीक है, चेंज इन प्राइसिंग, क्लियर है। अब सवाल ये होता है कि डेल्टा भी समझना है, थीटा भी समझना है, इंट्रिंसिक वैल्यू भी समझना है, और हमें ओपन चेंज, जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी समझना है, वॉलेटिलिटी को भी समझना है, और इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी समझना है, प्राइसिंग समझना है, वॉल्यूम समझना है। और हम एंट्री कैसे कर रहे हैं वो इन्हीं सब चीज़ों पे निर्भर रहती है। क्लियर हो गया इसमें। ये टेक्निकल ग्राउंड है, बेसिक सी चीज़ें हैं जो अपेरेंटली आज की तारीख में किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको दिखती हैं, लेकिन ये मैं आपको समझा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कि आप पहले पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे, उस पोर्टफोलियो के हैज करने के लिए आप ट्रेडिंग करेंगे, और दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो मान के चलिए एक ही प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं। मान के चलो HDFC पे आप करते हैं, तो HDFC में ये बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है कि आप वो फंड को इमीडिएट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना, कि आप सोचो कि मैं डीमेट में करूं और इमीडिएटली करूं, और अगर वो देता भी है आने वाले समय पे, जैसे कि सेबी बोलते ही है कि हम अब T+1 में या हम सेम डे ही जो है आपको लिक्विड कर देंगे फंड को, और उनको भी सेटलमेंट डेली करना पड़ता है जो ब्रोकर्स होते हैं, तो उनका भी जो नेट वैल्यू है वो निकाल के आज की तारीख में बहुत फास्ट रिपोर्टिंग हो गई है, ताकि इमीडिएटली पता लग जाए कि कोई बड़ा खेल हो रहा है तो वो क्या हो रहा है। तो बेसिक चीज़ें जो हैं वो जो ट्रेडिंग में चलती हैं वो यही है, इन्हीं को हम समझेंगे, और एक एक करके इनको हम अपने मतलब कह सकते हो कि अपने पर्पस के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है, और शॉर्ट टाइम लेके कैसे समझा जा सकता है, ताकि हम मार्केट में एंटर करें। तो हमारी एंट्री जो है वो इन्हीं बातों पे निर्भर है कि हम मार्केट में एंटर करें ट्रेडिंग के लिए या नहीं करें, राइट। मार्केट क्या साइडवेज जा रहा है या बहुत हाई वॉलेटिलिटी है, मार्केट में जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं या ले रहे हैं वो रिजनेबल रेट पे है या नहीं है। ये एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हम एक अनुमान तौर पे देख लेते हैं। और जो लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए एक टिप ये है कि आप ग्रो पे जाइए। ग्रो पे जाने के बाद जब आपको ऑप्शन चेंज मिलेगा तो ऑप्शन चेंज में आप दोनों साइड में, पुट और कॉल में, सिर्फ ये देखिएगा कि कितने % कॉल में चेंज हो रहा है, कितने % पुट में चेंज हो रहा है, राइट। और उसका कोरिलेशन जरूर आप ये चीज़ देख लीजिएगा कि प्राइसिंग से कोरिलेशन जरूर कर लीजिएगा कि वॉलेटिलिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो कुछ भी प्राइस दिखा देगा आपको प्रीमियम में, आप लेके बैठ जाओगे या बेच के बैठ जाओगे। हर कुछ नहीं करना है, आप उसको ऑब्जर्व करके ट्रेंड को फाइंड आउट कीजिए कि वो ट्रेंड क्या है। और अगर 3 घंटे के लिए या आप इंट्राडेट करना चाहते हैं स्टॉप लॉस के साथ, तो क्या इंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगा। इन्हीं पॉइंट्स को मैं लेके अगले उसमें आऊँगा अपने लेक्चर में। और मेरा पहला वीडियो देखना ना भूलिए, और मुझे ज़्यादा सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं जनरल नॉलेज मैक्सिमम लोगों को दे दूँ, ताकि हम अपनी कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएशन की तरफ आ सकें। क्योंकि बहुत सारा पैसा जिनके पास नहीं है और जिनके पास है भी, वो नहीं गंवाते हैं। एक्चुअली होता यही है ना, गंवाता वही है जिसका पैसा कम होता है और वो ज़्यादा कमाने की कोशिश में पैसा का लॉस करता है, फ्रॉड में इन्वॉल्व, मतलब कह सकते हो फ्रॉड का शिकार बनता है। कहीं ना कहीं लोग उसको लालच दे के, कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करके उसका पैसा भी बर्बाद कर देते हैं। तो अब आपको मतलब ये है कि जो एजुकेटेड लोग हैं उनके लिए भी मेरी सलाह रहेगी, जो कम एजुकेटेड है उनकी सलाह रहेगी, देखिए ये पैसे वाला मामला है, इसमें आपको एजुकेट तो होना पड़ेगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। होप मेरी इन्फॉर्मेशन आप पे काम आएगी, और सभी को मैं गुड विशेस देता हूँ। नमस्कार, थैंक यू सो मच।